गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हम लोगों को टी वाई बी कॉम एंड बैफ दोनों के लिए भी है, एम कॉम में भी ये चैप्टर है और सी ए में के लिए भी बेसिक्स हो सकते हैं। सो अभी इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है कि एक टाइप का टेक्निक जहाँ पे हमारे सारे कॉस्ट को हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे कि देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, वापस 3 पार्ट्स आते हैं, विच इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। अभी बेसिकली कोई भी मटेरियल या बोलो एक्सपेंसेस जैसे लेबर एंड ऑल हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, सो अभी डायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्टली जो मटेरियल पे काम करता है, या फिर एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चीज़ें आती है, जैसे रॉ मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, ऑक्ट्रॉय आ गया, कैरियज इनवर्ड आ गया, रॉयल्टी आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डायरेक्ट होती है, मतलब डायरेक्टली वो रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट पे जो खर्चा होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। वाइल इनडायरेक्ट क्या होता है, जो वो मटेरियल के रिलेटेड हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने डिलीवरी का चार्जेस पे किया, जहाँ पे हम लोगों ने वो गोडाउन में रखा है वो गोडाउन का रेंट पे कर दिया, तो ये सारे हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो मटेरियल के लिए काम करता है वो। और ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, सो और एक ओवरहेड्स हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में भी, थ्योरी के वीडियो में देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। सो ओवरहेड्स क्या है, ओवरहेड्स आर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, विच इज़ वर्क ओवरहेड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड एक होता है, और लास्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, 3 टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं। जैसे कि जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा जो ट्रेडिंग में नहीं आता है, ट्रेडिंग में नहीं बट प्रॉफिट एंड लॉस में से रेंट पे कर दिया, डिप्रिसिएशन आ गया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री आ गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ऑफिस के रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो हमारा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस ओवरहेड्स में, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेल्स के टाइम पे जो भी खर्चा होता है वो सब आ जाता है। ओके, सो ये सारे ओवरहेड्स एंड लेबर, डायरेक्ट मटेरियल्स को जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला बेसिस पे, वो होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या है, द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच द वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एंड द फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड रिटर्न ऑफ फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। मतलब मेरा पूरा अकाउंटिंग जहाँ पे हमारे वेरिएबल कॉस्ट भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो टोटल कॉस्ट आता है, हम लोग जब भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो बार बार वेरी होता रहेगा, ये हमारा फिक्स होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ले लो रेंट, मैं वो जगह यूज़ करूँ ना करूँ, मेरे को रेंट तो भरना ही है, तो वो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। वाइल वेरिएबल मतलब जो अगर यूज़ किया तो खर्चा है, नहीं किया तो नहीं है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारे कुछ चीज़ें राइट ऑफ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। फीचर्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी इसमें है ना कॉस्ट देखा जाए, कॉस्ट 2 पार्ट्स का है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट मतलब क्या, एक शॉर्टकट बता देती हूँ, वो हर सम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑल सम में यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सेल्स। ये कहीं तो भी लिख लेना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। मतलब मैंने जितने में प्रोडक्ट सेल किया उसमें से सारे खर्चे निकाल दिए तो मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ओके, सो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब सेल्स में से जो हमारा कॉस्ट वेरी होता रहता है वो माइनस किया तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट एज अ पीरियड
कॉस्ट, मतलब क्या कि जहाँ पे कॉस्ट हमारा कोई भी प्रोडक्ट पे इंक्लूडेड नहीं है या फिर एक्सपेंसेस पे इंक्लूडेड नहीं है। या और नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि बाबा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, हम लोगों ने कितने का सेल किया, कितना प्रॉफिट मिला, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें से समझ जाएगी, तो हम लोगों को काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा हमारा जो वर्क है या फिर हमारा जो प्रोसीजर है, हमारा जो कॉस्टिंग है या फिर हमारा जो काम चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो देखने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी क्या होता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब क्या कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब कोई भी टाइप का हम लोगों को प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे तो 4-5 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, बट कुछ फॉर्मूलेज में साइड बाय साइड यहाँ पे लिख के दूंगी आपको या फिर एटलीस्ट ओरली एक्सप्लेन कर दूंगी जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं देखा जाए तो 40 to 50 फॉर्मूलाज अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल है, बट इसमें से 10-15 फॉर्मूलेज ऐसे जो इतने किए तो एटलीस्ट एग्जाम में आप सम अटेंड कर पाओगे, इतना ईजी हो जाएगा। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अभी ये दो फॉर्मूलाज जो है मैंने यहाँ पे लिख के दिया ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, देखो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा प्रॉफिट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट में से ये दोनों को माइनस किया तो प्रॉफिट आ जाता है। सो ये एक स्ट्रक्चर में हमारे काफ़ी फॉर्मूलाज 3 से 4 फॉर्मूलाज आराम से, देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस सेल्स इज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्स, ऐसे ही उल्टा यहाँ पे। सो हम लोग इसको घुमा फिरा के फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग जब रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वो कैसा निकाला जाएगा, तो अगर क्वेश्चन में हम लोगों को कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की गई होगी तो हम लोग कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है वो फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी एक बता देती हूँ। एक तो ये फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो का, दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू, कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स और प्रॉफिट के रिलेटेड, मतलब 2 साल, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, या फिर कनेक्टेड 2 इयर्स का आपको क्या मिला जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा और सेल्स दिया जाएगा। तो वो टाइम पे पीवी रेशियो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें क्वेश्चन में रहेंगी विच इज़ प्रॉफिट एंड सेल। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन प्रॉफिट इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब फर्स्ट ईयर में सपोज प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड ईयर में 70, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 20, तो ऊपर आ गया 20, वैसे ही सेल्स को और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं तो लिख लेना। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का। अभी ना कुछ चीज़ें यूनिट्स में कैलकुलेट होगी, कुछ चीज़ें वैल्यूज़ मतलब अमाउंट में कैलकुलेट होगी। अगर यूनिट्स में और अमाउंट के फॉर्मूलाज अलग अलग है। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही सेल, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो, ये पेन प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को 10 रुपये का कॉस्टिंग लगा और मैंने सेल भी 10 रुपये में किया, मतलब मेरे को प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब यूनिट्स में कैलकुलेट होगा तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन अगर अमाउंट में करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब हम लोगों को उसके वो पॉइंट के नीचे नहीं आए, अगर वो पॉइंट के नीचे आए तो देयर आर चांसेस कि कंपनी बंद करने की टाइम आ सकता है, बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो वो टाइम पे हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये तो कब तभी सॉल्व हो सकता है, ब्रेक इवन सेल्स ये तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर ब्रेक इवन सेल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए मोस्ट रिपीटेडली जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है विच इज़ प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए और एक फॉर्मूला लिख लो, वैसे टेक्स्ट बुक में काफ़ी फॉर्मूलाज है बट मोस्ट रिपीटेड है वही मैं बता रही हूँ, विच इज़ प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो तो इससे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा कि बाबा डिज़ायर्ड
मतलब प्रॉफिट, अगर मैं 10,000 का सेल करूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, या 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे को कितना सेल करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में उसके दो अलग अलग फॉर्मूलेज, अगर वैल्यूज़ में कैलकुलेट करो या यूनिट्स में, दोनों में से कोई तो एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो, ख़त्म। जैसे कि अभी देखो, सेल्स रिक्वायर्ड इन वैल्यू इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशियो इंटू 100। अभी अमाउंट में आपको सेल बोलो या अमाउंट में आपको प्रॉफिट बोलो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी वैसे ही यूनिट्स के लिए अगर बोला तो सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट्स अगर बोला तो ये फॉर्मूला रख लेना, भले फिर कुछ भी निकालना होगा एक ही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, भले सेल चाहिए या फिर डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए, एक ही फॉर्मूला दोनों जगह यूज़ कर लो, 4 फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारी फॉर्मूलाज की लिस्ट। अभी ये सारी चीज़ें किस हिसाब से, अभी देखो नॉर्मली कैसा रहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग या अकाउंट्स में हम लोग क्या कहते हैं, एक फॉर्मेट रहता है, उस हिसाब से हम लोगों को स्टडी करना है, उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट बना लिया, या फिर आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग सीखोगे तो एक पर्टिकुलर एडजस्ट बना लो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी लास्ट वीडियो जो देना है उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ फॉर्मूलाज है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व करते जाओ। बट यहाँ पे ये जो चैप्टर रहेगा इसमें मैक्सिमम आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, वो फॉर्मूला में क्या क्या है, फिर उसमें मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, फिर उसमें से मेरे को क्या कैलकुलेट करना है। सो इट इज़ वेरी ईजी एक्चुअली। अगर आप देखोगे, अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बट वंस यू प्रैक्टिस फॉर दैट आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। बस दिमाग लगाना है कि अगर चलो मेरे को PV रेशियो निकालना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 ये फॉर्मूला है, तो मेरे को कंट्रीब्यूशन लगेगा और सेल्स लगेगा। अभी मेरे पास सेल्स भी अवेलेबल है तो मेरे को कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो मेरे को सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे को कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, राइट। या फिर प्रॉफिट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट ऐड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो वो बस दिमाग लगाना है कि क्या चाहिए और वो किस हिसाब से निकल सकता है। और ये जो इतने फॉर्मूलेज जो दिखाए यहाँ पे, इसमें से एटलीस्ट आप अच्छे से सम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड फॉर्मूलाज यही होते हैं जो अभी यहाँ पे मैंने 7-8 बताया वो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सम्स देखेंगे। थैंक यू।